क्योंकि ड्यूरिंग लास्ट ईयर मेरे फादर की 2 सर्जरीज़ हुई थी, मेजर सर्जरीज़ थी। तो रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई पूरी हो जाए, लेकिन अगर रिवीजन ना हो तो पेपर सॉल्व नहीं हो सकता और प्रायोरिटी सेट करना है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बेस्ट है अड्डा, सबने जॉइन करना चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। वैसे तो हर बार यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी जो जर्नी है बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही है और बहुत ज्यादा मोटिवेशन देने वाली है, खासकर उन लोगों को जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं गिव अप कर चुके हैं या फिर बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड होकर बैठे हैं। और यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा वेलकम करना चाहूंगी मिस स्नेहल ताजने का, जिन्होंने एमएच सेट का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया है। वो अपना इंट्रोडक्शन दे और आज मैं कम बोलूंगी, वो ज्यादा बोलेंगी अपनी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले स्नेहल ताजने, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने महाराष्ट्र सेट का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया है। और अभी आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। Myself Snehal Tajne. I have completed my BSc and MSc in Life Science and MEd. And recently, I have qualified my MH set examination in open category. So in total, I have 7 to 8 years teaching experience in various field and various post. Uh, तो कैसा लगा आपको जब आपने एमएच सेट क्वालिफाई किया? कैसी थी वो फीलिंग? बहुत अच्छी थी क्योंकि ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो बहुत ही कम मार्क्स की वजह से रह गया था, बहुत कम डिफरेंस था। तो इस बार बहुत अच्छा लगा। तो ओके, अच्छा। और इनकी हाँ, जर्नी के बारे में ना एक खास बात ये है कि जो बीएड और एमएड में जो गैप है वो 8 साल का है। एम आई राइट स्नेहल? यस यस मैम। 8 साल के नॉर्मली। बाद मैंने जी कंटिन्यू किया। हम्म। उसके बाद मैंने पीजी किया, मगर 2013-14 का मेरा बीएड है जो 1 साल का था। और अभी जो बी एमएड था वो 2 साल का था। तो करिकुलम सिलेबस में भी बहुत डिफरेंस था। तो वो थोड़ा कोप अप करने के लिए मुझे थोड़ा चैलेंज था मेरे सामने, लेकिन बिल्कुल, क्योंकि हो गया। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली 2-3 साल का भी अगर गैप हो जाता है ना तो बहुत सारे कैंडिडेट्स गिव अप कर जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो सकता क्योंकि 3 साल का गैप हो गया है, 2 साल का गैप हो गया है। और यहाँ पर आपने 8 साल का गैप होने के बावजूद एग्जामिनेशन क्रैक किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलने वाला है। सो स्नेहल, आपने अड्डा कब से ज्वाइन किया? मैंने अड्डा लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी का जो सेशन था तब से मैंने ज्वाइन किया है। ओके, अच्छा। आपने बोला है कि आपका ये सेकेंड अटेम्प्ट था और आपने जब सेकेंड फर्स्ट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट दिया था तो क्या कमियां आपको वहां पर लगी, जो आपने कमियां देखी और उनको कैसे ओवरकम किया आपने? कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मेरे लिए न्यू थे, जो एमएड की सिलेबस और करिकुलम में मुझे कहीं नहीं दिखे। एडी का कंसेप्ट था या फिर पोका योग का जो कंसेप्ट था। तो वो जो क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे अभी तो, जो क्लियर बहुत कंसेप्ट है। तो वो जो कंसेप्ट थे वो क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे चले गए थे, मतलब वो आता ही नहीं था क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था, सुना भी नहीं था ऐसा। तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ने सुना होगा, बट आई डोंट नो कि मेरे करिकुलम में कहीं आया था बीएससी एमएससी में। तो वो क्वेश्चन जो थे वो मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगे। आफ्टर दैट फिलोसॉफी के कुछ क्वेश्चंस थे वो भी मेरे क्लियर हो गए आफ्टर ज्वाइनिंग अड्डा। और फिर आप जैसे एक स्ट्रेटेजी बताते हो एलिमिनेशन जैसे करना है, वैसे करके इस बार मेरा टाइम भी सेव हुआ सेट करते समय। और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मेरे कुछ क्वेश्चंस जो थे वो उसके आंसर्स आ गए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, इवन नेट और सेट में दोनों में। तो ये काफी अच्छी बात है ये। और क्या जी। स्ट्रैटेजी रही आपकी इसको क्लियर करने के लिए? बिकॉज हमारे जो लर्नर्स सुन रहे हैं वो स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, तो स्ट्रैटेजी बताइए आप। स्ट्रैटेजी ऐसी है कि मैंने जो पीडीएफ है या कोई बुक है वो ऐसे कोई रेफर नहीं की। जो मेरा एमएड का जो टीचिंग या फिर जो टीचर से नोट्स लिए थे या तब जो पढ़ा था वो, और आप जो पढ़ा था, मतलब अंजलि मैम जो पढ़ाते हैं अड्डा से जो भी पढ़ा था उसको मैंने रिलेट करके अ, जो भी था वो स्टडी की। पीडीएफ पीडीएफ के पीछे मैं कभी दौड़ी नहीं, मेरे पास हार्डली एक दो पीडीएफ सेव होंगे जो पूरे है।
जो पूरा 1 to पूरे पूरे यूनिट के हैं, जो वो रेफरेंस के लिए मैंने रखा है। और जो भी टीचर्स बताती है वो मैंने फॉलो किया है। मैम के जो वीडियोस है वो मैंने रिपीटेड देखे हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि मैम का लेक्चर 3 बजे, मतलब आपका लेक्चर 3 बजे रहता है, तो मुझे नींद आती थी, क्योंकि वो खाना और ऑब्वियसली उसके बीच में वाला ही जितना भी हम टाइम लोग रहता है। करते थे। हाँ, तो फिर मैं ऐसा करती थी कि स्क्रीन टाइम पे मैं ज्यादा नहीं देख सकती थी। बहुत बार मैं अगर देखती थी तो सिर दर्द देता था, या फिर बहुत हेडेक, कुछ माइग्रेन की तरफ जाता था। तो मैंने ये किया कि मैंने कॉर्ड ईयरबड डालने के बाद मैंने सिर्फ लेक्चर्स जो है वो सुने। आफ्टर दैट जब पूरा शांत हो गया, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती थी। आफ्टर नाइट में मैं फिर जितना भी है वो कोप अप करके, भले ही स्पीड बढ़ा के ऐसा करके मैं वो देखती थी। और ओके। प्रायोरिटी हमको पहले तो सेट करना है कि हमको कैसे वो मैनेज करने के लिए फैमिली और वो सेट करना है। क्योंकि ड्यूरिंग लास्ट ईयर मेरे फादर की 2 सर्जरीज हुई थी, मेजर सर्जरीज थी। तो बताया था वो आपने। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो फिर वो चैलेंज फेस करके मैंने ऐसे किया कि जब भी मुझे टाइम मिल रहा है, 15 मिनट, एक, मैं हॉस्पिटल में भी अगर हूँ, तो मैं जो डेली ये है क्विजेस है वो मैंने सॉल्व किए। तो मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड में काम आए, भले ही वो एजुकेशन में हो या पेपर 1 में हो, लेकिन वो दोनों तरफ मुझे काम आए। रिसर्च का वैसे ही था, क्योंकि रिसर्च दोनों तरफ है, कुछ सब्जेक्ट में है बिल्कुल। नहीं है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में है। तो वो मुझे बेनिफिशियल रहा अड्डा की तरफ से। उसके बाद मैंने फोकस मेरा यही था कि जो कंसेप्ट मुझे आते हैं, जैसे फ्लैंडर्स है, तो वो मुझे थोड़ा कम आता था। तो मैंने उसके वीडियोस बहुत रिपीटेड देखे, क्योंकि वो मेरे लिए न्यू कंसेप्ट था। तो वो ज्यादा हमने देखना चाहिए। फिलोसॉफी हम्म, के क्वेश्चंस जो है वो हमने पूरे रटना जिसको बोलते हैं, कि रिपीटेड वीडियोस और रिपीटेड पीवाईक्यूज जो है, जो वीडियोस आते हैं, वो मैंने यूट्यूब के देखे, या जो भी था मटेरियल मेरे पास। उसके बाद मैंने जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम पे, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, इस पे दो जो टॉपिक है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत क्लियर करना है। और ट्रिक्स जो थी आपने बताई थी, वो मैंने ट्रिक्स, और खुद की भी कुछ ट्रिक्स बनाना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, आपके हिसाब से रिवीजन कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आप जैसे बोल रहे हो कि आपने रिपीटेडली बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो शायद ये सोचते होंगे कि एक बार पढ़ने से चीज़ें शायद दिमाग में फिट बैठ जाती हैं। तो आपके हिसाब से आपने कितने रिविजन्स करे हैं? रिवीजन का क्या रोल है इसमें? एक बार, जी, एक बार तभी दिमाग में, मतलब जब बैठता है, जब आपका थोड़ा सा पहले का नॉलेज आपको हो। तो रिवीजन हुँ, इतनी करनी चाहिए जब आपसे भी रिवीजन हम करनी बैठ रहे हैं। हाँ, जो हाउस वाइफ है, मैं उनको बोलूंगी कि वीडियोस जब देखो, जब आपको टाइम नहीं रहता है, तो जब खाना पका रहे हो, तब आप हुँ, हुँ। वीडियो ऑन करके रख दीजिए, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि 10% 20% भी अगर हमको समझ रहा है, तो वो फिर ऐसे 10 10 10 करके 100 हो जाता है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई पूरी हो जाए, लेकिन अगर रिवीजन ना हो तो पेपर सॉल्व नहीं हो सकता है। तो मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि फटे तक मेहनत करिए। तो वो बुक, या फिर वो जो आपका अगर फॉर एग्जांपल मैंने सांख्य फिलोसॉफी अगर देखा है, तो मुझे पता है कि वो थर्ड लाइन में किसने ईश्वर करी का जो है, सांख्य करी का जो है, वो मुझे आता है वगैरह। वो मुझे, वो थर्ड लाइन तक मुझे याद है कि मैम ने यहाँ पे लिखा है करके। तो इस हद तक हमको रिवीजन करनी चाहिए कि वो याद हो जाए। तो मैंने उस दिन का, भले ही रात क्यों ना चली जाए, मैंने खत्म किया है। ओके। एंड जब आप तैयारी कर रहे होंगे, जब आप अपने प्रिपरेशन मोड में होंगे, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी नो डाउट आए होंगे, सबको आते हैं। तो कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपको हाँ, याद हों, आपने फेस किए हों? बहुत बार ऐसे हुआ है कि कुछ पर्सनल इश्यूज के वजह से, या फैमिली इशू की वजह से बहुत गैप हो जाती है वीडियोस में, मतलब हम क्लासेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे डीमोटिवेट नहीं होना है। हमने जो पढ़ा है, जो हमने पहले से किया है, जो एनर्जी हमने पहले से गेन की है, उसी पे हमको फाइट करना है। और दूसरी बात कि कोई भी सिचुएशन अगर आती है, तो उसको फाइट करना है, हमको फ्लाइट नहीं करना है, भाग के नहीं जाना है, जो है उसको फेस करना है। और कभी ये नहीं सोचना है कि मैं पेपर ना दूं, इस बार मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। हमेशा फेस करना चैलेंजेस को, जो भी आता है वो ओवरकम हो जाता है। आपने कैसे ओवरकम मैंने जैसे पहले भी बताया, जी, मैंने पहले जैसे भी बताया कि मैं कहीं बैठी हूँ 10 मिनट 20 मिनट, अगर मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ मेरे फादर के साथ, तो जब तक वो नंबर आता है मैं वीडियोस देखूंगी। फिर
पॉज कर दूंगी, फिर उसके बाद और मेडिसिन के लिए टाइम हो रहा है तो मैं, रिपोर्ट्स के लिए टाइम हो रहा है तो मैं उसको देखूंगी। मैंने ऐसे कुछ पॉइंट जो है वो मैंने, जो मुझे नहीं आता है कि हमने पीवाई क्विज में देखा है कि मेरा ये कंसेप्ट मुझे पता नहीं, मैंने लिख के रखा है कि मेरा ये कंसेप्ट नहीं है, और मुझे पता है कि मैंने जब भी मुझे कभी कोई डाउट आता है तो मैंने मैम को फोन किया, सॉरी मैसेज किया है कि मैम ये कंसेप्ट किसका है, मुझे याद है कि पोकायोग कहाँ का है या फिर ऐसा कहाँ का है। जब भी कंफ्यूजन है, मैं एक बात बताऊंगी कि मैम को टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया, मैम बहुत क्विक रिस्पॉन्स देती है। ओके। मैंने 6-7 घंटे भी पढ़ा है, मैंने 2 घंटे भी पढ़ा है, मैंने 1 घंटे भी पढ़ा है। मेरा ऐसा कोई टाइम नहीं है, जब तक मुझे वो समझ रहा है, जब तक मेरी आंख ना झपके, या जब तक मुझे समझ रहा है वो जो कंटेंट है जो मैं पढ़ रही हूँ, जब तक समझ रहा है मैं तब तक पढ़ती हूँ। वो भले ही फिर 6 घंटे है, 5 घंटे है, 3 घंटे है, 1 घंटे है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वांटिटी मैटर करती है मेरे लिए, क्वालिटी नहीं, सॉरी, बिल्कुल, क्वालिटी आपका मेंटेन करती है। फोकस रहा है जब तक आपके माइंड का, तब तक आपने पढ़ा है। पढ़ा है, फोकस जब तक है। आप मतलब कोई घड़ी देखकर ऐसा सच नहीं बैठ सकते, जब तक आपका मन नहीं, लग रहा है आप कुछ तब नहीं तक है। पढ़िए, चाहे वो हाँ, 1 घंटा, 4 घंटा हो, 6 घंटा हो, कोई काम नहीं है हाँ, तो 8 घंटा फिर भी हो सकता है। वो वेरी करता है। हाँ, बिल्कुल। अर्ली मॉर्निंग फिर मुझे पता चलता है कि आवाज हो रहा है तो लोग उठ गए, इसका मतलब मॉर्निंग हो गई है, ऐसा। चलिए, और आगे का क्या प्लान है? अब आपने महाराष्ट्र सेट क्लियर कर लिया है और अभी आगे आपने नेट का भी एग्जामिनेशन दिया था, और नेट का एग्जाम अच्छा दिया कैसा है, गया आपका? अच्छा गया। बहुत अच्छा गया वो। बस मेरी रिवीजन थोड़ी कम हो गई क्योंकि मेरे घर में तब बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी थी, और तब मेरी सिचुएशन ऐसी आई थी क्योंकि मेरा सेंटर जो था वो 150 किलोमीटर था मेरे होम टाउन से। तो वो थोड़ा चैलेंज था कि दे ना दे ना दे, लेकिन मैंने दे दिया, और मुझे कंपैरेटिवली पेपर जो अदर्स थे वो अच्छा लगा। ऐसा हो सकता है कि आता था इसीलिए इजी लगा, ये भी हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन पेपर बिल्कुल। इजी था। और आगे का प्लान मेरा यही है कि अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है तो मैं उसको आगे लूंगी और रिसर्च के लिए मैं प्रोसीड करूंगी। बिल्कुल, चलो, किसी के मुँह से मुझे सुनने को मिल रहा है कि यूजीसी नेट का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है वो ईज़ी है। अदरवाइज़ आप मोस्टली स्टूडेंट्स को देखेंगे, उनका कहना ये है कि अभी जो एग्ज़ाम आया है यूजीसी नेट का, वो पेपर टू एजुकेशन, वो डिफ़िकल्ट है। मुझे नहीं लगा डिफिकल्ट है, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो बहुत ही ज्यादा इजी पेपर था। बस कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो थोड़ा सा, जैसे कि ग्रैंड कमीशन आया था तो वो नहीं पढ़ा है कहीं, मतलब नहीं हमको पढ़ने में आया, तो वो थोड़ा सा लॉजिक के हिसाब से वो हमको करना था। और जी। स्वयं के जो भी है क्वेश्चंस रिलेटेड, तो वो तो आना ही चाहिए। अच्छा, कोई एक मैसेज जो आप हमारे लर्नर्स को देना चाहेंगे, जो अपनी जर्नी आगे स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो कहीं न कहीं गैप की वजह से अपनी तैयारी नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी उनके लिए कि आपको रिपीटेड वीडियोस देखने हैं, वीडियोस है, और बहुत पीडीएफ या जो रिटन मटेरियल है उसके पीछे ना भागे, क्योंकि जितने समय में हम रिटन मटेरियल पढ़ पाएंगे उतने ही समय में हम लोग वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। और दूसरी बात कि जब हम लोग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं या वीडियोस लगा रहे हैं, तो एक सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ सक रहे हैं उनका, उन पे, और पूरा डिपेंड ट्यूटर पे या हमारे मेंटर पे डिपेंड ना रहे, खुद अपनी भी कोई एफर्ट्स डाले, हुँ, और हुँ। ना डरे। होता है, एक बार अगर फेलियर आता है तो ना डरे, कंटिन्यू करे हमारी बात, हमारी जो भी है, होता है, ये अटेम्प्ट नहीं होगा तो नेक्स्ट अटेम्प्ट तो पक्का हो जाएगा। और कंपटीशन खुद की खुद से करिए, कोई औरों से करने में मतलब नहीं है। मैं ऐसा बोलूंगी कि मुझे 2 मार्क्स कम आए तो उसको ओवरकम मुझे करना है। बहुत किसी का हुआ है इसलिए डिमोटिवेट ना होए। हम ही, क्योंकि हमारा पेपर हमारे हाथ में रहता है, तो हम जितना कर सकेंगे वो हम ही कर सकेंगे, कोई और आके तो करने वाला है नहीं। और प्रायोरिटी सेट करना है। मैंने बहुत बार देखा है कि सब बोलते हैं कि फैमिली है तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो पहले फैमिली को कर दीजिए, उनका सेट कर दीजिए, हमारी प्रायोरिटी पहले वो भी रहती है। उसके बाद फिर जो फटे तक मेहनत है वो करना है हमको, कि वो बुक सामने आ जाए, इतना पढ़े कि वो बुक सामने आ जाए, या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपके नोट्स पढ़ रहे हैं। लास्ट मैसेज अड्डा के लिए, बिकॉज़ हम आपको काफ़ी मिस करने वाले हैं अब अपनी क्लासेस में, क्योंकि अब शायद आपको क्लासेस में नहीं देख पाएँगे। तो कोई एक लास्ट मैसेज अड्डा के लिए? अड्डा की टीचर्स जो है, जितने भी मेंटर्स है हमारे लिए, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जस्ट हैव पेशेंस, पीडीएफ के पीछे ना दौड़े,
टीचर्स को डिस्टर्ब ना करें कि पीडीएफ पे ओके जस्ट होता है आप हाँ, मोस्टली मैंने वो देखा है, तो वो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अगर एक बार लिंक टूट जाएगी तो आप ना टीचर कंटिन्यू कर पाते हैं अच्छे से, ना हम कर पाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बेस्ट है अड्डा, सबने ज्वाइन करना चाहिए। और सबसे बढ़िया मुझे एजुकेशन का लगता है, क्योंकि मैंने मोस्टली वीडियोस जो है, या मेरा पेपर जो क्लियर हुआ है, वो मेरा पेपर 1 में थोड़ा मार्क्स और पेपर 2 में ऐसे करके, लेकिन पेपर 2 में जो है एजुकेशन में मेरा बहुत इंक्रीज हुआ है इस बार। तो मैं बोलूंगी कि अड्डा ज्वाइन करिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है और हम आपको बहुत मिस करेंगे और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपने थैंक जीवन यू, में बहुत सफल हों, पीएचडी करें और आगे थैंक यू दूसरों सो को मच भी मैम। मोटिवेट करते रहें, स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो बिल्कुल, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होकर बैठे हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो स्नेहल, मच थैंक यू मैम। वेरी मच, विश यू थैंक ऑल यू द सो बेस्ट। मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओके, टेक केयर। थैंक यू। सो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो कैंडिडेट थे उनके भी लाइफ में काफी चैलेंजेस थे, चाहे वो फादर की प्रॉब्लम रही हो या फिर 8 साल का गैप रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी इन प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूज नहीं बनाया, बल्कि इन प्रॉब्लम्स को उन्होंने बहुत अच्छे से ओवरकम किया और बहुत अच्छे से महाराष्ट्र सेट का एग्जाम भी क्वालिफाई किया। तो अगर आप भी यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी एकदम जुट जाइए, चाहे आपका 2 साल का गैप हुआ हो, 3 साल का गैप हुआ हो, 8 साल का गैप हुआ हो, नो मैटर, डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं। और बैच में एनरोल होने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस वहां पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाना होता है, यहाँ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की कैटेगरी आती है, यहाँ पर आप नीचे यूजीसी पर क्लिक करते हैं एंड यूजीसी पर क्लिक करने के बाद आप इतने सारे सब्जेक्ट्स देख पाते हो एंड हमारा जो सब्जेक्ट है वो है यूजीसी नेट एजुकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाउंडेशन बैच भी है ओनली पेपर 2 का, पेपर 1 का भी बैच है हमारे पास, बट बेस्ट होता है मेगा पैक जिसमें पेपर 2 के साथ साथ आपको पेपर 1 इन बायलिंगुअल मोड, दैट मींस हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों। ओके, सो यहाँ पर रेड कलर से बाय नाउ पर आपको क्लिक करना होता है एंड यहाँ पर जो भी प्राइस आपको शो हो रहा हो जाता है, यहाँ पर आप कोड यूज कर लेना Y883। ओके, सो यहाँ पर जब आपने अप्लाई किया तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। रेड कलर से फाइनली कंटिन्यू पर क्लिक कर कर आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं एंड जो कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाता है फॉर पेपर 2 एजुकेशन वो है Y883। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला होगा और काफी सारे लोग अपनी प्रिपरेशन को भी किक स्टार्ट करेंगे एंड आई विश स्नेहल जैसे काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स आगे आने वाले समय में हो जो अपना एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्रैक करें और वो भी अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें जिससे कि और लोग भी मोटिवेट हो। थैंक यू।